दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन रिपोर्टेड डेथ्स ऑफ टाइगर्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह सामान्य अध्ययन 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बाघों की मौत पर बहस। बीते दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट बाघ की मौत पर बेहद सख्त दिखा। बाघों की मौत और उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बाघों की संख्या का पता लगाने का आदेश दिया। असल में देश में बाघों की आबादी को बचाने के लिए आरक्षित वनों से मानव बस्तियों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से एक याचिका दायर की गई थी। खंडपीठ ने यह भी कहा कि उन्हें हाल ही में कई बाघों की मौत की मीडिया रिपोर्ट मिली थी। ऐसे में केंद्र सरकार बाघों की सही संख्या का पता लगाए। हालांकि इसी साल जनवरी में जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2018 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 53 बाघ अभयारण्यों में 2967 बाघ हैं। यह संख्या दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 70% है। वहीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार भारत में 2012 के बाद से 1059 बाघों की मौत हुई है। इस दौरान सबसे अधिक 270 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। एक ऐसे समय में जब देश में बाघों की संख्या में आशातीत वृद्धि का जश्न मना रहे हैं, तब दुर्लभ जंतुओं का मरना बेहद चिंताजनक है। असल में जंगली जानवरों की मृत्यु की वजह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हालिया वर्षों में बीमारी से संक्रमण के कारण भी इन जानवरों की मौतें होती रही हैं। अक्टूबर 2018 में गिर के जंगल में 20 से अधिक एशियाई शेर वायरल संक्रमण के कारण मर गए थे। फिर इनके आवासों में मानवीय दखल भी एक बड़ी वजह है। जाहिर है वन्यजीव पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल है कि जैव विविधता और वन्यजीव पारिस्थितिकी का संरक्षण कैसे संभव हो पाएगा। आइए बाघ की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जंगली जीवों, खासकर बाघ की मृत्यु के क्या कारण हैं। हालिया सालों में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के चलते जंगली जीवों की मृत्यु का मामला सामने आया। यह कुत्तों में श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, केंद्रीय तंत्रिका यंत्र और आंखों में संक्रमण का कारण बनता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह वायरस अन्य घरेलू पशुओं को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित जानवरों के जरिए यह वायरस बाघ और शेर सहित रैकून, लोमड़ी, लाल पांडा, फेरेट और हाइना जैसे जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में यह वायरस पेरू में पाया गया था। बाद में 1809 में इस वायरस से कुत्तों के बीमार होने की बात सामने आई। वन्यजीव पारिस्थितिकी के अंदर निर्माण कार्य करना भी एक बड़ी वजह है। अंधाधुंध वनों की कटाई और विकासात्मक प्रक्रियाओं ने भी जैव विविधता को हानि पहुंचाई है। उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत हालिया वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में शामिल रहा है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि विकास कार्यों के दौरान पारिस्थितिकी के क्षरण को रोकने के लिए जरूरी मापदंडों का पालन नहीं किया जाता, जिससे वन्यजीव पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाता। मौजूदा वक्त में राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क का विस्तार व्यापक पैमाने पर हो रहा है और ऐसी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं जंगली जीवों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसी परियोजनाएं जैव संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ही होती हैं। जाहिर है ये परियोजनाएं वन्यजीव पारिस्थितिकी को और नुकसान पहुंचा रही हैं। इन जीवों का अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष भी जैव विविधता को खतरे में डाल रहा है। जिन बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, उनकी मौत की संख्या भी हैरान करने वाली है। 2016 में 122, 2017 में 115, 2018 में 100 और 2019 में 95 बाघों की मौत रिपोर्ट हुई है।
2019 में जिन 95 बाघों की मौत हुई, उनमें 22 की मौत का कारण अवैध शिकार था। फिर मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। संरक्षित क्षेत्रों का आकार छोटा होने से रिजर्व में वन्यजीवों को पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। नतीजतन बाघ, हाथी, भालू आदि के शिकारों के पनपने के लिए भी पर्याप्त परिवेश उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि वन्यजीवों को भोजन आदि के लिए खुले आवासों अथवा मानव बस्तियों के करीब जाना पड़ता है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। हाल के दिनों में ऐसी ढेरों घटनाएं हम देख चुके हैं। दूसरी ओर बाघ शावकों की बड़े पैमाने पर होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण बाघों की आनुवंशिक समस्याएं हैं। आनुवंशिक समस्याओं के चलते अगली पीढ़ी में मजबूत बाघों के जन्म की संभावना कम हो जाती है। अगर नर और मादा दोनों कमजोर हैं तो उनके बच्चे और भी कमजोर हो सकते हैं। वे ना तो दूध पीते हैं और ना ही ठीक से चल फिर पाते हैं। इससे वे कई तरह के संक्रमणों और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आनुवंशिक दोषों के चलते वे जवान होने से पहले ही मर जाते हैं। इन सब के अलावा हालिया वर्षों में जलवायु परिवर्तन भी एक वजह बनकर उभर रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर वन्यजीवों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। इस कारण भी वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर पलायन करते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है। हालांकि वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने और उनके संरक्षण के लिए कानून का भी निर्माण हुआ है। इसलिए अब वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बने कानूनों के बारे में जान लेते हैं। यह सच है कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए हालिया सालों में सरकारें हरकत में आई हैं, लेकिन इस कवायद की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही हो गई थी। 1887 में ब्रिटिश शासन ने वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। 1912 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। लेकिन इन तमाम कानूनों के बाद भी ब्रिटिश राज के दौरान वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई। जब आजादी बाद भारत में कानून आया, तभी वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केंद्रीय कानून है जो विलुप्त हो रहे वन्यजीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। वन्यजीवों की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्यजीव के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यह कानून लागू किया गया। इस अधिनियम को 2002 और 2006 में संशोधित भी किया गया था, जिसका मकसद वन्यजीवों के अधिकार की लड़ाई को और मजबूत करना था। इसके तहत प्रावधानों को कठोर बनाने की कोशिश की गई। 2013 में मंत्रालय ने अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन करके और अधिक कठोर उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव किया, लेकिन इस बिल को संसद से पास नहीं कराया जा सका। इस कानून में वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि की स्थापना का जिक्र है। इसके प्रावधानों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यह भारत में चिड़ियाघरों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां भी हैं जो वनस्पतियों और जीवों के वर्गों को अलग अलग सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस कानून में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका मकसद भारत में बाघ संरक्षण को मजबूत करना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार देता है, जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था। शुरुआती साल में टाइगर रिजर्व की संख्या महज 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या 50 हो चुकी है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में किया गया था। यह एक सलाहकार बोर्ड है जो भारत में वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। यह वन्यजीवों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों आदि की परियोजनाओं से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए भी सर्वोच्च निकाय है। बोर्ड का मुख्य कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसी बोर्ड द्वारा वन्यजीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव योजना वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई। भारतीय संविधान भी वन्यजीवों के संरक्षण की वकालत करता है। 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ, तब 2 नए अनुच्छेद 48A और 51A भी जोड़े गए।
48A में प्रावधान है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जिसके भाग जी में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तहत आने वाले वन, झील, वन्यजीव आदि की रक्षा और संवर्धन करना नागरिकों का कर्तव्य होगा। वन एवं वन्य जीवों से संबंधित विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो? कई वन्य जीवों के विलुप्ति के कगार पर होने की वजह है कि वन्यजीव संरक्षण का काम सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों यानी राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क, टाइगर रिजर्व आदि तक सीमित रह गया है। उदाहरण के लिए ग्रेट इंडिया बस्टर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में शामिल है और इस पक्षी के लिए विशेष अभयारण्य भी स्थापित किया गया है। फिर भी यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जबकि पूरे भारत में इस सूची में शामिल वन्यजीवों को हानि पहुंचाने की मनाही है। लिहाजा वन्यजीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के साथ साथ जन भागीदारी पर आधारित संरक्षित क्षेत्र के निर्माण पर भी जोर देने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में भारत में 3000 के करीब बाघ हैं और पहले के बरकस इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। इसीलिए जंगलों में इनके लिए जगह कम पड़ने की बात भी सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर एक बात प्रकाश में आई कि 2015 से 2018 के दौरान कम से कम 100 लोगों ने बाघों को मार दिया। इसका कारण है कि बाघ जंगलों से निकलकर मानव आवास की ओर भाग रहे हैं, जिसमें इन बाघों की भी हत्या हो रही है। लिहाजा पर्याप्त से ज्यादा संख्या वाले टाइगर रिजर्व से बाघों को दूसरे अभयारण्य में शिफ्ट करने की जरूरत है। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए एकीकृत पूर्व चेतावनी तंत्र नुकसान को कम कर सकता है। इसके लिए खेतों में बाड़ लगाना और पालतू एवं कृषि से संबंधित पशुओं की रक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन करने जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा हिरन और सूअर जैसे पशुओं के शिकार पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये बड़े पशुओं के भोजन हैं, इसलिए इनके शिकार से बड़े पशुओं के लिए भोजन की कमी होती है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर उचित वन्यजीव प्रबंधन के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि आपात स्थिति के समय उचित निर्णय लिया जा सके और मानव वन्यजीव संघर्ष से होने वाली हानि को रोका जा सके। भारत में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसी तर्ज पर टाइगर कॉरिडोर एवं अन्य बड़े वन्य जीवों के लिए भी गलियारों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन सबके साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हालिया बिहार और असम बाढ़ में सैकड़ों वन्य जीवों के मरने की खबर आई, जो जैव विविधता के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। बहरहाल जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को चाहिए कि तरह तरह के उपायों के साथ साथ कानून के क्रियान्वयन पर भी खासा ध्यान दें। तो आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वन्यजीवों की मृत्यु के मूल कारण क्या हैं? वन्यजीवों के लिए मौजूद कानूनी उपबंधों का वर्णन कीजिए।